नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल रूप से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गोठानों में विकसित किए जा रहे रूरल पार्क में स्थानीय युवकों की मंशा के अनुसार उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तैयार किए जा रहे उत्पादों की बाजार में अच्छी डिमांड हो। उन्होंने कहा कि गोठानों में ऐसे उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिनसे प्रदूषण नहीं होता। युवाओं और परंपरागत शिल्पकारों को इसमें रोजगार मिल रहा है। सीएम बघेल ने धान की अच्छी पैदावार और धान के समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर विक्रय के लिए किसानों को बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब तक 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य भी पार हो जाएगा। गोधन न्याय योजना में गोबर विक्रेताओं को योजना के आरंभ से लेकर आज दी गई 60वीं किश्त को मिलाकर 201 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के धरसीवा विधानसभा के ग्राम माठ पहुंचे और ग्रामीणों से उन्होंने संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, धान खरीदी में देश में छत्तीसगढ़ का पंजाब के बाद दूसरा स्थान है। अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 23 लाख किसानों ने धान बेचा है। पहले केवल 15 लाख किसान ही धान बेचते थे। पहले रकबा भी 22 लाख हेक्टेयर था, उसमें भी इजाफा हुआ है। उधर अंबिकापुर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद अंबिकापुर में आयोजित जनजाति अधिकार रैली में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बीजेपी नेताओं ने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार जनजाति समाज का हक छीन रही है। उनकी संस्कृति मिटाने के लिए धर्मांतरण को संरक्षण और बढ़ावा दे रही है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार आदिवासियों के साथ शोषण व अन्याय करने वाली सरकार है। अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने आदिवासियों के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसे वह गिना सकें। उन्होंने कहा, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की रमन सरकार ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में जनजाति वर्ग के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आदिवासी बाहुल्य गांव को सड़कों से जोड़ने का काम अटल बिहारी जी और डॉक्टर रमन सिंह ने ही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे जनजाति समाज गौरवान्वित हुआ। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 75 लाख परिवारों को 1 रुपये किलो में 35 किलो चावल देने की योजना इसलिए बनी ताकि हमारे आदिवासी भाई बहन भूखे ना सोएं। आदिवासी सरगुजा अंचल में सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ नक्सलवाद भी बड़ी समस्या थी। लोग गांव छोड़कर भागने लगे थे। हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म कर सरगुजा के विकास को गति दी। टीएस सिंह देव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरगुजा में मुख्यमंत्री बनने के नाम पर पिछली बार आदिवासी वर्ग को भ्रमित करके वोट लिया गया और बाद में राजा को भूपेश बघेल ने ऐसा झटका दिया कि वो अब चुनाव लड़ने से भी पीछे हट रहे हैं। पूरे देश में रायपुर शायद एकमात्र जिला होगा जहां अलग से आईजी की पोस्टिंग है। एसएसपी है, एसपी है
और उसके बाद भी विगत 3 दिनों से राजधानी में नशे के कारोबार में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर खुलेआम गैंगवॉर हो रहा है। 2 गुटों की लड़ाई में 2 हत्या हो चुकी हैं। हत्या के बाद बदला लेने के लिए जेल के सामने पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम चाकूबाजी होती है। एक बार फिर सिविल लाइन थाना इलाके में गैंगवॉर हुआ है। चाकूबाजी की घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरे देश में रायपुर शायद ऐसा एकमात्र जिला होगा जहां एसपी, आईजी, एसएसपी ऐसे बड़े बड़े तमाम अधिकारियों की नियुक्ति है, फिर भी ये यहां पर अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। विगत 3 दिनों से गैंग वॉर छिड़ा हुआ है नशे के कारोबार को लेकर। 2 लोगों की हत्या हो चुकी है और वहीं बदले को लेकर जेल के सामने भी एक चाकूबाजी की घटना हुई है और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और अभी अभी सूचना आई है कि सिविल लाइन थाने के सामने भी ऐसी चाकूबाजी की घटना हुई है। जब राजधानी की स्थिति है तो प्रदेश की स्थिति अपराध के दृष्टिकोण से क्या होगी, इसकी कल्पना करना बहुत ही सरल है। भूपेश जी, आपकी ठेका पद्धति ने इस प्रदेश को तबाह कर दिया है और कानून व्यवस्था को ठप कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बोकारो की करेंगे। बोकारो के सेक्टर 4 थाना इलाके में लक्ष्मी मार्केट में 2 बदमाश आए और अंधाधुंध फायरिंग करके वहां से फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि शाम के समय जब लक्ष्मी मार्केट में लोगों का जमावड़ा रहता है तो आपसी विवाद की वजह से 2 लोग आए और फायरिंग करते हुए 4 व्हीलर से फरार हो गए। डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर इन दोनों के अलावा किसी अन्य की भी संलिप्तता होगी तो उसे भी पहचान करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मौके से एक जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है, जिसे जब्त कर लिया गया है। लक्ष्मी मार्केट जो सेक्टर 4 थाना अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पे कुछ अपराधी किसी कार से आए और हवाई फायरिंग करके चले गए हैं। इसमें पुलिस छानबीन कर रही है और घटनास्थल पे आसपास जो भी नेबरिंग थाना के पदाधिकारी वो भी उपस्थित हो गए हैं और उन लोग लगातार इस पर चेकिंग भी लगाए हुए हैं और जल्द ही इसका उद्भेदन करेंगे। ये अभी प्रथम दृष्टया एक दूसरे से विवाद है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन इस पर हम लोग गहराई से अनुसंधान करेंगे तभी बता पाएंगे। उधर बोकारो स्टील के द्वारा सेल के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित हाफ मैराथन में झारखंड और उत्तर प्रदेश के धावकों का दबदबा रहा। विजेता तीनों धावक साधारण परिवार से आते हैं। किसी के पिता किसान हैं तो किसी के पिता राज मिस्त्री हैं। 3 अलग अलग कैटेगरी में जीत हासिल करने वाले युवाओं ने कहा, अगर सरकार ध्यान दे तो वो नेशनल में पदक जीतने का काम करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। बोकारो में आयोजित हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर की दौड़ में झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू का रहने वाला किसान परिवार का बेटा छोटे लाल महतो ने 1 घंटे 15 मिनट 38 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली। पहले स्थान पर जीत हासिल की। 10 किलोमीटर की दौड़ में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले अभय कुमार यादव ने 37 मिनट 17 सेकंड में दौड़ पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 5 किलोमीटर की दौड़ में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले सलमान खान ने 17 मिनट 59 सेकंड में दौड़ को पूरी कर प्रथम स्थान हासिल किया। सभी विजेताओं को एडीजी अनिल पाल्टा और बोकारो स्टील के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विजेता धावकों ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि बोकारो में आकर वो लोग अपने प्रदेश और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। धावकों ने कहा कि जीत की राशि का वो लोग अपने खान पान और फिटनेस पर लगाने का कार्य करेंगे। धावकों ने कहा कि राज्य सरकार अगर बेहतर सुविधा दे तो हम ओलंपिक और नेशनल खेल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धावकों ने कहा कि वो लोग प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे रोजाना सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, जिस कारण उन्हें यह सफलता मिली है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है सेल बोकारो की तरफ से और आजकल खासकर कोविड के बाद लोगों में बहुत रियलाइजेशन हुआ है हेल्थ के प्रति और सबसे सस्ता और लॉन्ग लास्टिंग असर शरीर पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से ही पड़ता है। तो इस बार बहुत ही अच्छी शुरुआत है और अगली बार आई एम श्योर ये लोग और
स्केल अप करेंगे इस इवेंट को, ताकि बाहर से और इंटरनेशनल रनर्स भी आ पाएं। ग्लोबल एक्टिव सिटी मिशन के तहत जो एक्टिविटी साल भर आयोजित की जाती है, इसी क्रम में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 21 किलोमीटर की सबसे लंबी दूरी थी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई थी। इसमें हम सभी लोगों ने, मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी लोगों ने 21 किलोमीटर की श्रेणी में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम लोग उसको कंप्लीट किए। डेफिनेटली 21 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, परंतु जिस प्रकार का लोगों ने आज पार्टिसिपेशन किया, उत्साह दिखाया और जो बढ़िया बेहतर व्यवस्थाएं इसके लिए पूरा प्रशासन और सेल के द्वारा की गई, और बहुत अच्छा लगा। पूरे जिले वासियों को हम लोग ये संदेश देते हैं कि फिटनेस के प्रति जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें। 50 साल पूरे हो रहे हैं सेल को इस बार, और बोकारो में उत्पादन प्रारंभ होने के भी 50 साल हो रहे हैं। इन 50 सालों में बोकारो ने केवल स्टील नहीं बनाया है, लोग बनाए हैं, खुशियां दी हैं, जोश लाया है सबके बीच। इसी क्रम में आज से ये बोकारो हाफ मैराथन जो इस साल शुरू हो रहा है, हर साल होगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि बोकारो में लोगों का रिस्पांस, 4700 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है इस हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जोश और बोकारो की ये खुशी आगे भी इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। में ऐसा इवेंट मुझे लगता है कई वर्षों बाद हुआ है, और पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों या सिविलियन कोई भी हो, सबके लिए फिटनेस उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी रेगुलर 10-11 किलोमीटर प्रैक्टिस करते हैं, बट 21 एक लक्ष्य था जो हम लोगों ने अचीव किया। यह बताता है कि आदमी अपने लक्ष्य को थोड़ा ऊपर रखे, हाई रखे और मेहनत करे तो जो वो सोच रहा है उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर सकता है। ये एक फिटनेस गोल है, हम लोग सभी को एक्सेप्ट करना है और सभी लोग मुझे लगता है कि 21 किलोमीटर के लिए सक्षम है, खाली थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। और अब बात उत्तराखंड पेपर लीक को लेकर करेंगे। उत्तराखंड में हुए पेपर लीक के मामलों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। पेपर लीक मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहले अपराधी बचाए जाते थे, अब जेल भेजे जाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पेपर लीक मामले में सरकार ने अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर सख्त और बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूरे मामले की जांच हो रही है। जिन संस्थानों में पहले ऐसा होता था उन संस्थानों के खिलाफ भी जांच चल रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद युवाओं को विश्वास दिलाना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ जरा भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में नकल प्रकरण जैसे मामले सामने न आए, इसको लेकर सरकार नकल के खिलाफ एक सख्त कानून भी बनाने जा रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी और उसके अध्यक्ष महज अहंकार में डूबकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, और अगर बीजेपी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली ही पार्टी है तो भला पूर्व विधायक महेश नेगी का टिकट क्यों काटा? क्या टिकट काटने से महेश नेगी अपराध मुक्त हो गए? कुंभ घोटालेबाजों को क्यों छोड़ दिया गया? उधर पर्यटन नगरी मसूरी लगातार पर्यटन के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भर रही है, जिसके तहत यहां पर अब एयर सफारी से मसूरी सहित हिमालय के दर्शन लोग हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। वहीं इन दिनों बर्फबारी देखने का जो आनंद हेलीकॉप्टर से पर्यटकों को आ रहा है उसका कोई सानी नहीं है। जल्द ही मसूरी में एयरो स्पोर्ट्स के तहत हॉट एयर बैलून और जेरी कॉप्टर भी शुरू कर दिए जाएंगे, जो भारत में पहली बार होगा। इस संबंध में हेली सफारी के संचालक कैप्टन मनीष सैनी ने हेली पर्यटन की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पहले मसूरी से मसूरी दर्शन और हिमालय दर्शन ट्रायल के तौर पर शुरू किया। अब उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारत सरकार से 1 साल की अनुमति मिल गई है और इस सेवा को विधिवत शुरू कर दिया गया है। साथ ही सरकार से अपेक्षा है कि इस प्रोजेक्ट को लंबे समय के लिए शुरू कर दिया जाए ताकि इसका लाभ पर्यटन को मिल सके। वहीं इस सेवा को दूसरे चरण में स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड की तर्ज पर ब्रेकफास्ट टूरिज्म की ओर ले जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड के कई सुंदर स्थलों जिसमें हर्षिल वैली, बंदरपुंज आदि को देखा है।
जहां पर ब्रेकफास्ट टूरिज्म की संभावना है। उधर देर रात्रि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर क्षेत्र में NH 74 के पास गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले जनपद उधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज क्षेत्र अंतर्गत NH 74 के पास गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया। उसके साथ ही वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर ललित आर्य ने बताया कि रात्रि नियमित गश्त के दौरान देर रात्रि नेशनल हाईवे 74 पर भगवंतपुर के पास एक गुलदार का शव मिला। उन्होंने बताया कि मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुलदार के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुलदार की मृत्यु के कारणों का खुलासा हो पाएगा। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस बार फिर कर्तव्य पथ पर दिखेगा हरियाणा का गौरव। आज इन झांकियों का अधिकारियों ने अवलोकन किया। इस बार हरियाणा की झांकी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर तैयार की गई है। झांकी का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण का विराट रूप होगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा जब लगातार दूसरे साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी शामिल हो रही है। देश भर को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा केस में दिल्ली पुलिस जल्द ही आरोपी आफताब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। पुलिस ने 3000 पन्नों की ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली है। आफताब को पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने और फिर उसके लाश के दर्जनों टुकड़े काटकर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 1000 गवाहों के अलावा 3000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट के ड्राफ्ट को फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया है। दिल्ली पुलिस जनवरी के अंत तक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा तैयार की गई इस चार्जशीट मसौदे पर फिलहाल कानूनी विशेषज्ञ गौर और विचार कर रहे हैं। पुलिस ने चार्जशीट में 4 जनवरी को मेहरौली के एक जंगल से बरामद किए बालों और हड्डियों के नमूनों को उनकी DNA रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया है, जिससे पुष्टि हुई थी कि ये श्रद्धा की ही हड्डियां हैं। और उधर राजस्थान बीजेपी में 8 नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये वो जिले हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा अहम रहे हैं। वहीं कल से शुरू हो रही 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक में 23 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। जयपुर में 22 और 23 जनवरी को बैठक होगी। 23 जनवरी की शाम को जेपी नड्डा जयपुर में प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित करेंगे। 22 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारी बैठक का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर संबोधित करेंगे। सोमवार को जेपी नड्डा आएंगे। उससे पहले ही राजस्थान के 8 जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। बीकानेर शहर के लिए विजय आचार्य को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बीकानेर देहात के लिए जालम सिंह भाटी, अलवर उत्तर के लिए उमेद सिंह भाया, अलवर दक्षिण से अशोक गुप्ता को बनाया गया है। वहीं भरतपुर जिले के लिए ऋषि बंसल, सवाई माधोपुर जिले के लिए सुशील दीक्षित, इसके साथ ही बाड़मेर के लिए स्वरूप सिंह खारा और बालोतरा के लिए बाबू सिंह राजगुरु को अध्यक्ष बनाया गया है। इन जिलों को लेकर बीजेपी मजबूती से तैयारी कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। अगर उनका दावा सच हुआ तो बीजेपी का टारगेट 80 यानी कि टारगेट 80 फेल हो सकता है। मैनपुरी उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बाद
से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मिशन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव का साथ उनके लिए अब तक बूस्टर डोज के रूप में साबित हुआ है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज गरीब या कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। बीजेपी निजीकरण की राह पर चल रही है। आज बीजेपी उन कानूनों को बना रही है जिससे सरकार निजी हाथों में चली जाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार 80 सीटें हारेगी। अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जाति जनगणना सही पता होगी। यूपी के पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जाति जनगणना कराएंगे। जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर जी और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जनेश्वर मिश्र जी को जहां हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं ये भी याद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र जी और नेताजी ने इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, आज के दिन हम सभी समाजवादी साथी ये संकल्प लेते हैं जो समाजवादी आंदोलन चला है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा। जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।